चलिए आज अपने परमाणु चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारे पास समस्थानिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। ये देखिए प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है और ये ट्राइटियम है। ये परमाणु क्रमांक है, देखिए तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। इसकी 1 है, इसकी 2 है, ड्यूटीरियम की और ट्राइटियम की 3 है। एक बात और ध्यान रखें, जो समस्थानिक होते हैं आवर्त सारणी में उनका एक ही स्थान होता है, उनको अलग अलग स्थान पे नहीं रखा जाता, एक ही स्थान होता है उनके लिए। ये आपने 10th में पढ़ा होगा टॉपिक, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सॉरी, ये देखिए क्लोरीन के समस्थानिक 2 हैं। देखिए क्लोरीन 17, लेकिन परमाणु क्रमांक तो दोनों के समान है क्योंकि समस्थानिक है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं एक का 35 है और एक का 37 है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाए तो इन दोनों एग्जाम्पल को लिखें, ज़्यादा बेहतर अंक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए आगे, अगला टॉपिक हमारे पास समभारिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिनके भार समान है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तीनों के द्रव्यमान संख्याएं बराबर है। देखिए इसका भी 40 है, आर्गन का, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं तीनों की अलग अलग हैं। जो समभारिक होते हैं आवर्त सारणी में उनका स्थान अलग अलग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है यह है द्रव्य की तरंग प्रकृति। देखिए अब तक हमने पढ़ा जो पुरानी अवधारणाएं थी परमाणु से संबंधित उनको, लेकिन जब नई अवधारणाएं आई परमाणु से संबंधित तो उसमें परमाणु को तरंग कहा गया कि परमाणु जो है तरंग का गुण रखता है। तो इसी गुण के आधार पे बहुत सारे नियम आए जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा उसको हम जो है क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जो है समझते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो नियम आता है वो है द्रव्य की तरंग प्रकृति। देखिए फ्रेंच वैज्ञानिक दे ब्रागली ने 1924 में द्रव्य की तरंग प्रकृति की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण स्मॉल v वेग से गतिमान है, तब सूक्ष्म कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा व संवेग p, संवेग क्या होता है, मास इंटू v, है ना। तो संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए ये संबंध जो है इन्होंने द ब्रागली ने बनाया, लैम्डा बराबर h/p। h आपका प्लांक नियतांक है, p क्या है, संवेग है। अगर मैं संवेग को खोल देता हूं तो m इंटू वी हो जाएगा। ये डी ब्रागली इक्वेशन कहलाई। h है यहाँ पे प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। देखिए सीधी सीधी हमें समझ में आ गई कहानी कि हमने यहाँ पे मास को लैम्डा के साथ जो है
जोड़ दिया है, संबंध बना दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास अगला नियम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये 1927 में आया। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। देखिए, सही मायने में तो देखा जाए ये नियम कुछ भी नहीं है। वो कैसे? भाई मान लीजिए आप लोगों ने मुझे सपोज करें जो आपका ये मैदान है, पीठ मैदान है सुल्तानपुर में, आपने मुझे वहाँ देखा। ठीक है, किसी ने, और आपने किसी को फ़ोन कर दिया अपने मित्र को, भाई मैंने गुरुजी को वहाँ देखा पीठ मैदान में। लेकिन अगले ही क्षण जो है मैंने अपने स्कूटर को जो है 100 की स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। तो जितने उसका दोस्त आएगा गुरुजी से मिलने, क्या मैं मिल पाऊँगा? नहीं मिल पाऊँगा ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि मैं स्थिर हूँ तो अगला ये नहीं बता सकता कि मैं कितनी स्पीड से चलूँगा। और यदि मैं चलता हुआ दिखाई दूँ किसी को, मान लीजिए मैं पीठ मैदान से गुजर रहा हूँ स्कूटर से, और किसी लड़के ने कहा भाई गुरुजी, किसी लड़के को फ़ोन किया, किसी लड़के ने, भाई गुरुजी मैंने यहाँ पीठ मैदान पे देख के आ जा। तो 5 मिनट में जो है जब वो लड़का आएगा पीठ मैदान पे, क्या मैं वहीं मिल जाऊँगा? नहीं, तब तक तो मैं हो सकता है कातला भी पार कर जाऊँ। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी स्थिति निश्चित है तो हम अपनी मतलब जो है गति का हम निर्धारण नहीं कर सकते, और यदि गति हम निर्धारित करते हैं तो स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। भाई मान लीजिए मैं रुका हुआ हूँ, अब पता नहीं मैं जो है मैं रॉकेट पे बैठ के चलूँ, साइकिल पे चलूँ, कार में चलूँ, कछुए पे बैठ के चलूँ, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसलिए नियम कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना संभव है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप निम्नलिखित है। देखिए, ये गणितीय रूप है, डेल्टा पी गुणा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। डेल्टा पी क्या है? संवेग की अनिश्चितता है, और डेल्टा एक्स है स्थिति की अनिश्चितता। हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो गुणनफल है वो h/4π के बराबर भी हो सकता है या h/4π से बड़ा भी हो सकता है। अनिश्चितता सिद्धांत से स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति बिल्कुल सही निर्धारित की जाती है तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का वेग बिल्कुल सही निर्धारित किया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत है, बहुत सरल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये सिलेबस में होता है तब ये आता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, मैं पहले सरल भाषा में बता दूं, जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न जो कंसेप्ट है परमाणु को लेकर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में तो अपनी घूम रहे हैं, लेकिन कक्षाओं के अंदर भी वो निर्धारित 3 डायमेंशनल एरियाज़ में रहते हैं। उन 3 डायमेंशनल एरियाज़ को हम बोलते हैं परमाणु कक्षक। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। द्रव्य की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं होती, बल्कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति के 3D त्रिम क्षेत्र होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं 3D क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है। देखो, चक्कर तो वो लगा रहे हैं नाभिक के, ठीक है, लेकिन जो उनका क्षेत्र है जहाँ वो मिल रहे हैं, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, उस क्षेत्र को हम जो है क्या बोलते हैं? परमाणु कक्षक बोलते हैं। और वो क्षेत्र जो है 3D होते हैं, त्रिविम होते हैं। जैसा आपने देखा होगा आजकल जो है जो कार्टून फिल्में आ रही हैं वो कुछ उभरी हुई सी होती हैं, है ना, और जो पहले आती थी वो उभरी हुई नहीं होती थी। मैं इसको एक एग्जाम्पल से और समझा सकता हूँ। मान लीजिए आप
दूर से किसी पेड़ को देखें तो आपको सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखाई देगा, यानी कि वो आपको सीधा सपाट दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसके नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको चारों तरफ दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल इमेज, यानी कि जब आप पेड़ के नीचे खड़े होकर देखेंगे पेड़ को तो आपको 3 डायमेंशनल एरिया में दिखाई देगा, यानी कि उसकी ब्रांच हर तरफ फैली हुई है। लेकिन जब दूर से देखेंगे तो आपको सपाट दिखाई देगा। तब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो पेड़ कितना फैला हुआ है, भाई आपको तो सिर्फ वो सपाट दिख रहा है, भाई सामने पेड़ है ना, एक्स एक्सिस में है और वाई में है। तो जेड एक्सिस आपको तब प्राप्त होगा जब आप जो है उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे। आगे चलेंगे तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इन 3D क्षेत्रों को कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स कहते हैं। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल का केंद्र परमाणु नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल का केंद्र परमाणु नाभिक होता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण की दिशाएं विपरीत होती हैं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा अलग अलग होगी। एक तो घड़ी की सुई के अनुसार यानी क्लॉकवाइज, और एक घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आगे चलेंगे, ठीक है ना, चक्रण की दिशाएं विपरीत होती हैं। आगे देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एस ऑर्बिटल या एस कक्षक हिंदी में, पी ऑर्बिटल या पी कक्षक, डी ऑर्बिटल डी कक्षक, एफ ऑर्बिटल या फिर एफ कक्षक। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। देखिए यह गोलाकार आकृति का होता है, देखिए गोल, ये केंद्र है यानी कि ये नाभिक है, ठीक है ना, परमाणु का, और ये एस ऑर्बिटल है। ध्यान रखने की बात है, देखिए ये डायग्राम मैंने पेन से बनाया हुआ है, डॉट पेन से। इसमें हल्की हल्की शेड की हुई है क्रेयॉन्स की सहायता से, वाटर कलर नहीं करे हैं, ना मैंने कोई स्केच कलर करा है। और एक बात मैं और बता दूं, इसको बनाने के लिए मैंने पेंसिल का प्रयोग नहीं किया, मैंने डायरेक्ट पेन से बनाया, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पेन से डायग्राम बनाते हैं तो आपके डायग्राम गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। जब पेंसिल से बनाते हैं तो हमारी मानसिकता ये रहती है कि अगर ख़राब हो गया तो मिटा के दोबारा सही कर लेंगे। तो आपको पेंसिल से कभी डायग्राम नहीं बनाना। अब अगर आप बड़ी क्लास में हैं, हमेशा डायरेक्ट पेन से बनाना है, आपको टाइम बचाना है अपना। आगे चलेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास अगला आता है पी ऑर्बिटल। देखिए पी ऑर्बिटल या पी कक्षक डंबल आकृति का होता है। देखिए डंबल आकृति है, ये डंबल होते हैं ना, जैसे पहलवान डंबल हाथ में लेके ऊपर नीचे करते हैं ताकि उनके जो है बढ़िया डोले शोले बन जाएं हाथ के, तो ये डंबल आकृति का होता है, हमने यहाँ पे समझा दिया है। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये देखिए पहले पी एक्स की बात करेंगे। देखिए हमने 3 एक्सिस बना लिए, एक्स वाई और जेड। तो जो पी एक्स है वो जो डंबल आकृति है वो एक्स के पैरेलल होगी, यानी कि एक्स के समानांतर होगी। देख रहे हैं ना आप। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद देखिए जो पी वाई है उसमें जो हमारा डंबल है वो वाई एक्सिस के समानांतर है। देखिए देख पा रहे हैं ना, जो डंबल है वो किसके समानांतर है, जो हमारा वाई एक्सिस है उसके समानांतर है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए इसके बाद हमारा पी जेड, यानी कि जो हमारा डंबल है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल सरल आ गया, दिमाग में जो है सरलता से आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ सरल है बिल्कुल। आगे चलेंगे, इसके बाद बात करते हैं डी ऑर्बिटल। देखिए डी ऑर्बिटल डबल डंबल आकृति का होता है। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 5वां है डी जेड स्क्वायर। देखिए ये होती है डबल डंबल। भाई पहले तो एक डंबल था, लेकिन अब हमने क्या बात कही कि डबल डंबल आकृति का होता है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे डी एक्स वाई। देखिए वही सरल है पैटर्न जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डबल डंबल है, एक डंबल तो जो है एक्स के पैरेलल है और एक डंबल वाई के पैरेलल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे, इसके बाद देखिए डी वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए एक डंबल तो जो है वाई के पैरेलल है और एक डंबल जेड के पैरेलल है, क्योंकि डबल डंबल है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है डी जेड एक्स। इसको समझेंगे, तो देखिए एक डंबल जेड के अनुसार है, यानी कि जेड के पैरेलल है, समानांतर है, और एक
एक्स के समानांतर है। इसके बाद है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये एक जो है मैथमेटिकल क्वांटिटी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो है जो डबल डंबल है वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी किसी भी अक्ष के समानांतर नहीं है। देखिए जैसे ध्यान से देख लीजिए, है ना, एक्स वाई और जेड देखिए किसी भी अक्ष के समानांतर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें। ये जो डबल डंबल हैं, इसमें जो डंबल हैं किसी भी एक्सिस के समानांतर नहीं है। आगे चलेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी यूनिक है। ये देखिए जो हमारा डंबल है इसमें डबल डंबल ना होकर सिंगल डंबल होता है और वो जेड एक्सिस के समानांतर है, ठीक है। और इसमें एक रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग इस तरह का ध्यान रखें, इस रिंग को बनाना है, ये दिखाना है कि भाई इसके चारों तरफ है, ठीक है। इसकी विशेष संरचना होती है। चलिए अब बात करेंगे एफ ऑर्बिटल्स की। एफ ऑर्बिटल्स विशेष आकृति के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि ये विशेष आकृति के होते हैं और ये 7 प्रकार के होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे क्वांटम नंबर्स। तो आज के लिए इतना है। आप इनकी प्रैक्टिस करें घर में, जितना ज़्यादा लिख के देखें, बना के देखें स्ट्रक्चर, उतना ही आपको लाभ होगा। ओके।